मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा पढ़ेंगे आज हम लोग। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में। लोकसभा का अध्ययन कर लिए थे, लोकसभा के बारे में, पूरे उसके कार्य के बारे में, शक्तियों के बारे में, उसका गठन और जो है उसके सदस्यों के जो है किस प्रकार से इलेक्शन पहुंचाया जाता है, ठीक है, सदन में। तो वो सारा हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद किसमें है? 80 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात की गई है और 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है और 79 में संसद की बात की गई है। तो राज्यसभा एक उच्च सदन है, पहले भी बता चुका हूं मैं, और लोकसभा निम्न सदन है, ठीक है। और इसके अलावा राज्यसभा में मोस्टली 12 सदस्य मनोनीत होते हैं जो शिक्षित होते हैं, तो इसलिए इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसके सदस्य मेंबर्स जो होते हैं ज़्यादातर वो शिक्षित होते हैं, ऐसी अपेक्षा की जाती है। और ये अप्रत्यक्ष सदन है। लोकसभा एक प्रत्यक्ष सदन है, यानी उसमें जनता द्वारा प्रत्याशी को भेजा जाता है चुन करके डायरेक्ट, इसलिए वो प्रत्यक्ष सदन है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं भेजती है इन सदस्यों को, बल्कि जनता द्वारा राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित मेंबर्स जो है इनका चुनाव करते हैं। इसलिए ये मेंबर्स कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से पहुंचते हैं, इसलिए इस सदन को अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। अप्रत्यक्ष या परोक्ष, एक शब्द अप्रत्यक्ष के लिए यूज होता है परोक्ष, ठीक है। तो परोक्ष कहो या अप्रत्यक्ष कहो या अंग्रेजी में इनडायरेक्ट कहो, अंग्रेजी में इनडायरेक्ट कहो। तो ये इनडायरेक्ट जो है हाउस है। और एक स्थायी सदन भी इसको कहते हैं। स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सदन कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। और इसको वृद्ध सदन भी कहते हैं। वृद्ध सदन क्योंकि लोकसभा में मेंबर्स की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, और राज्यसभा में 30 वर्ष, इसलिए राज्यसभा लोकसभा की अपेक्षा क्या है? वृद्ध सदन के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, ठीक है। अब राज्यसभा के गठन की अगर बात करें तो राज्यसभा के गठन के बारे में जानकारी हमको अनुच्छेद 80 से मिलता है। और इसमें जो अधिकतम संख्या निश्चित की गई है वो कितनी है? 250। राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? 250, 250। और 250 में 238 कहाँ से है? राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से, यूटीज से। और 12 सदस्य जो है क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा है, राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। 4 क्षेत्रों से विज्ञान, हाँ, विज्ञान, साहित्य और कला और समाज सेवा। विज्ञान में ही शिक्षा आ जाता है, ठीक है। और जो है आपका समाज सेवा। तो इस तरीके से ये 4 क्षेत्रों से जो है व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं 12। अब इस 4 क्षेत्र देखोगे तो इससे क्या लगेगा कि ये ज़्यादा क्वालिफाइड लोग पहुंचते हैं ना, तो शिक्षित होते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं, तो ये 12 सदस्यों को यहाँ से मनोनीत किया जाता है। लेकिन अगर वर्तमान की हम बात करें, जो वर्तमान व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था में कुल सदस्य संख्या इस समय कितनी है? 245। 245। 5 सीट खाली रखा गया है अभी भविष्य में। किसके लिए? जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। ये मान के चला जा रहा है, हमारे संविधान निर्माता ये मान के चलते हैं कि जो है भविष्य में वो भी हमारा होगा और होगा भी। तो 5 सीट वहाँ बाद में रखा जाएगा। कुछ चीन के पास में है, कुछ पाकिस्तान के पास में है। इस तरीके से जो है लद्दाख वाला क्षेत्र और जो है वो हम जो है हमारे कश्मीर वाला कुछ हिस्सा वो कहाँ है? पाकिस्तान के कब्जे में है, जो हमारा है, ठीक। तो 245 में जो है
इसमें क्या व्यवस्था है, किस तरीके से, कितनी जो है राज्यों में है, कितनी क्या है। तो 12 तो सीधे मनोनीत हो जाते हैं, 12 तो सीधे मनोनीत होकर पहुंच रहे हैं, 12 तो मनोनीत होकर के पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये तो पूरी फुल सीट है। 5 जो है वो छोड़ दिया गया राज्यों के लिए और यूटीज के लिए, अगर यूटी बनेगा तो वहाँ, राज्य बनेगा तो वहाँ, ठीक। तो यहाँ पर जो है 233 सीट है, 233 और 12 245 हो गए। अब जो 233 है इसमें क्या व्यवस्था है, 233 में जो है 225, प्रश्न यहाँ से बनेगा, 225 राज्यों के लिए है, 225 किसके लिए है, राज्यों के लिए है। और कितना जोड़ोगे इसमें तो 233 हो जाएगा 8। तो 8 सीट कहाँ से जाती हैं, यूनियन टेरिटरीज से, 8 सीट जाती हैं यूनियन टेरिटरी से। वर्तमान इस समय की बात करेंगे तो 8 में कौन कौन से यूटी से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, 8 में किस किस कौन कौन से यूटी से, 5 यूटी से जाती हैं सीट। कितनी जाती है, संख्या भी याद होनी चाहिए, सीधे प्रश्न यहाँ से दागा जाता है, पूछा जाता है। तो दिल्ली से 3 सीट जाती हैं, दिल्ली से कितनी सीट जाती हैं, 3 सीट, यानी जिन राज्यों में विधानसभाएं हैं वहां से, ठीक। और विधानसभा कहाँ है, पुडुचेरी में है, यहाँ से 1 सीट जाती है, यहाँ से 1 सीट जाती है। और एक विधानसभा वाली जो है जम्मू कश्मीर है, एक विधानसभा वाली जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से 4 सीट जाती है। तो इस तरीके से 3 विधानसभाओं वाले केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सीट यूनियन टेरिटरी से जाती हैं कहाँ, राज्यसभा में। तो ये संख्या आपको याद होना चाहिए। और 5 बचते हैं, यानी यूनियन टेरिटरी कितनी है, 8 है, तो 3 किस सीटें पहुंच रही हैं और 5 यूनियन टेरिटरीज की सीट्स नहीं हैं। तो वो कौन कौन से हैं, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। अब कौन सा बचा, एक तो लद्दाख हो गया, ठीक। लद्दाख से निश्चित पूछा जाएगा क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों दे देगा, ये 4 दे देगा, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। फिर कहेगा निम्न में से किस यूनियन टेरिटरीज में राज्यसभा की सीट नहीं है, तो आपको याद रखना है लद्दाख नहीं है। इनमें कंफ्यूजन होगा आपको, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो आप क्योंकि लद्दाख बड़ा है तो सोचोगे लद्दाख से पहुंच रहा होगा, लेकिन लद्दाख जो है वहां से कोई भी सीट राज्यसभा के लिए नहीं जाती है। और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक। और तीसरा हो गया लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया। और चौथा हो गया चंडीगढ़, चौथा हो गया चंडीगढ़। और 5वां हो गया आपका दादर नगर हवेली। और इसी में जोड़ दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है दादर नगर, दादर हवेली लिख दिया, हाँ चलो दादर नगर लिख दो, दादर नगर हवेली और व दमन द्वीप, ये एक ही में है, ये एक ही में है। तो पहले अलग अलग थे, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो एक ही में है दादर नगर हवेली व दमन द्वीप। तो ये 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से राज्यों के लिए, मतलब राज्यसभा की सीटें नहीं पहुंचती हैं। तो इनको आपको याद रखना है, इन 3 जगहों से पहुंचती हैं। अब बात करेंगे सदस्यों का निर्वाचन। जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर्स हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है। तो इनका निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इनका निर्वाचन कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। जो पद्धति राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपनाई जाती है वही पद्धति यहाँ पर अपनाई जाती है। भाई उसमें देखा था लोकसभा में, उसमें प्रत्याशी तमाम रहते हैं, जो ज्यादा वोट पाया जाता है वो क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। लोकसभा के और विधानसभाओं के निर्वाचन में ये होता है। लेकिन राष्ट्रपति और जो है राज्यसभा के मेंबर्स के निर्वाचन के लिए 2 पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो है आपका आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हमने पूरी अच्छी तरीके से डिटेल जो है जानकारी दी है आपको, कहाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में, ठीक है। एक बार पढ़ लेना उसको, आज समझ लेना फिर से, नहीं तो भूल जाओगे। यहाँ समझाऊंगा तो पूरी क्लास जो है चला जाएगा इसी में। तो आनुपातिक पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो ये 2 विधि द्वारा जो है अप्रत्यक्ष रूप से, इसीलिए इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। राष्ट्रपति का भी निर्वाचन इसी तरीके से अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ठीक। तो राष्ट्रपति जैसी निर्वाचन की प्रणाली यहाँ अपनाई गई है। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान कैसा होता है, गुप्त होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान क्या होता है, गुप्त होता है। वहां पर पता नहीं चलता है कि कौन से मेंबर ने जो है किसको वोट किया।
लेकिन यहाँ पर खुला मतदान रखा गया। बड़े चालाक थे ये जो है बनाने वाले। यहाँ पर मतदान क्या रखा गया है? खुला रखा गया। अब ये निर्वाचन कौन करता है? राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए मेंबर्स। राज्यों के विधानसभा, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है जिसके कितने विधायक हैं? 403। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के कितने विधायक हैं? कितनी सीट्स हैं? 403। ठीक, तो ये निर्वाचित एमएलए, जिसको एमएलए बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, तो विधानसभा के सदस्य, और वो भी कौन से सदस्य? जो निर्वाचित हो, मनोनीत नहीं भाग लेंगे इसमें, मनोनीत नहीं भाग लेंगे, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और मतदान कैसा करते हैं? खुला, अर्थात जो भी जो है वोटर, यानी जो भी विधायक किसी प्रत्याशी को वोट देगा तो पता चलेगा वो किसको दे रहा है। क्यों ऐसा रखा गया है? क्योंकि जैसे अब उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहाँ पर जो है विधानसभा भी काफी बड़ी है, और इसीलिए यहाँ से राज्यसभा की सीट भी सर्वाधिक है, 31 सीट है। याद रखना आप, राज्यसभा की सीट उत्तर प्रदेश से कितनी है? 31 सीट है, क्योंकि इसमें भी सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पे ही किया जाता है, क्षेत्रफल के आधार पे नहीं किया जाता है। तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, इसलिए यहाँ सीट भी ज्यादा है। तो खुला मतदान इसलिए रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि विधायक तो जो पता चला बीजेपी का है और वोट कर रहा है कि कौन से कैंडिडेट को? सपा वाले को। तो इसलिए जो है खुला मतदान रखा जाता है, और लोग फिर जब मतदान करेंगे कोई विधायक, तो बीजेपी वाला सपा वाले, सपा समर्थित विधायक, सपा समर्थित जो है प्रत्याशी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि करेगा अगर तो फिर पार्टी के आला कमान को पता चल जाएगा, मोदी जो है योगी जी को पता चल जाएगा कि अच्छा तो हमारा विधायक है और वोट किसको कर रहा है? सपा वाले को, बसपा वाले को, तो उसका पता कट सकता है। इसलिए जो है खुला मतदान रखा गया है। तो इसीलिए जिसका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा विधानसभा में, जिसकी सरकार होगी उसी की सीटें तो जाएंगी राज्यसभा में। विधानसभा में जिसकी सरकार होगी, सरकार जिसकी होगी वो बहुमत में होगा, तो बहुमत में होगा तो वहां पर वोट किस प्रत्याशी को जाएगा? ज्यादा, जो है जिसकी सरकार होगी। तो यहाँ पर जो होता है प्रत्याशी कौन खड़ा करता है? पार्टियां खड़ा करती हैं। जैसे अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है राज्यसभा का, तो उत्तर प्रदेश मेरा राज्य है, जरूरी नहीं कि मैं उत्तर प्रदेश से ही लड़ूं, मैं किसी भी राज्य से लड़ सकता हूं, किसी भी राज्य से लड़ सकता हूं। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। किसी पहले ये व्यवस्था नहीं थी, जो है उनको कांग्रेस के जो क्या नाम है प्रधानमंत्री थे इसके पहले मोदी जी से, क्या नाम था उनका? मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह 2 बार जो है प्रधानमंत्री रहे हैं और दोनों बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, दोनों बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। उनको अगर इलेक्शन लड़ा दिया जाता लोकसभा का तो चुनाव नहीं जीत पाते, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए थोड़ा सा राजनीति भी आनी चाहिए। वो बेचारे जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत जो है कर्मठ आदमी थे, तो ज़्यादा 3-5 अगर नहीं आता है तो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। तो उनको जो है राज्यसभा का मेंबर बना करके पहुंचाया गया था और प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो वहां पर पहले तो ये व्यवस्था थी कि जिस राज्य का निवासी है उसी राज्य से इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन बाद में संशोधन करके इसमें क्या किया गया कि किसी भी राज्य का निवासी हो, क्योंकि कांग्रेस का बहुमत जो है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हुआ करता था, तो नॉर्थ ईस्ट के राज्य से वहां से खड़ा करके मनमोहन सिंह को और राज्यसभा में भेजा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर खुला मतदान प्रणाली, और सदस्य कौन भाग लेते हैं? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधायक जिसको कहते हो, जिसको एमएलए कहते हो, वो इसके इलेक्शन में क्या करते हैं? वोट डालते हैं, वोट डालते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा इसमें जो है कौन भाग नहीं लेता है? तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि राज्यसभा के जो है इलेक्शन में कौन भाग नहीं ले सकता है? तो ऐसा विधायक जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया गया हो, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया गया हो, वो नहीं भाग ले सकता है। और जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं, जैसे उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो विधान परिषद के मेंबर्स भी इसके इलेक्शन में भाग नहीं लेते। विधान परिषद के मेंबर्स भी भाग नहीं लेते, सिर्फ कौन भाग लेते हैं? विधानसभा। ये व्यवस्था इसलिए रखी गई है क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। हम लोग जब राज्य के बारे में पढ़ेंगे, भाग 6 पढ़ेंगे, तो वहां पर चर्चा करेंगे कौन कौन से राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो गिने चुने राज्यों में विधान परिषदें हैं, इसकी वजह से
विधान परिषद के मेंबर्स को अलाउ नहीं किया गया है इसके इलेक्शन में वोट डालने के लिए। ठीक, तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य लोग जो है विधायक, इसीलिए प्रत्येक राज्य से जो है ये पहुंचते हैं, ये प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होकर पहुंचते हैं, इसलिए जो है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों का। जो 31 सांसद, और इनको भी सांसद कहा जाता है, लोकसभा के मेंबर्स को भी सांसद कहा जाता है और राज्यसभा के मेंबर्स को भी सांसद कहा जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहते हैं ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको भी कहा जाता है। और ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों का। जैसे उत्तर प्रदेश के 31 सांसद दिल्ली के राज्यसभा में जाकर बैठेंगे तो वो किस राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य का, और उत्तर प्रदेश की समस्याओं को वहां पर रखेंगे। लेकिन लोकसभा के मेंबर्स किसका प्रतिनिधित्व करते थे? जनता का, क्षेत्र की जनता का, क्षेत्र की यानी क्षेत्रीय जनता की। तो क्षेत्रीय समस्याओं के को लेकर के लोकसभा में जो है वो बातें रखते थे। यहाँ पर पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तो पूरे राज्य की समस्याओं को वहां पर रखा जाता है। लेकिन जैसे आगरा का सांसद है तो अपनी समस्या रखेगा मोस्टली कहाँ का? आगरा क्षेत्र की, आगरा क्षेत्र के विकास के बारे में बात करेगा वहां जाकर के, क्योंकि वो उसको डायरेक्ट जो है आगरा की जनता ने निर्वाचित किया है तो जनता का प्रतिनिधि हुआ। लेकिन राज्यसभा के सांसद जो होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो किसके प्रतिनिधि होते हैं? राज्य के। वो किसके प्रतिनिधि होते हैं? राज्य के। इसलिए जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, तो सदस्यों का निर्वाचन आप समझ गए। यहाँ पर कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणीय प्रणाली। और मतदान कैसा होगा? खुला होगा, ओपन होगा। लेकिन राष्ट्रपति में बंद होता है, राष्ट्रपति में गुप्त होता है। मतदान कैसा होता है? गुप्त, यानी पता नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट डाला है। यहाँ पर जो पता चल जाता है किसने किसको डाला गया। और जो लोकसभा का भी निर्वाचन होता है वो भी कैसा मतदान होता है? गुप्त होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप वोट डाल के आए और वहां पे दिख रहा है, मतलब पता चल जा रहा है कि किसको डाला गया। तो ऐसा अगर होगा तो जो है लठबाजी चलेगी। गांव प्रधानी का इलेक्शन हो गया और पता चल गया प्रधान साहब को कि इन्होंने हमको वोट नहीं दिया है, तो प्रधान बनने के बाद में फिर पत्ता काटा जाएगा, परेशान किया जाएगा। तो इसलिए गुप्त मतदान होता है। वहां भी क्या होता है? लोकसभा वगैरह जितने भी इस तरीके से इलेक्शन होते हैं सब क्या होते हैं? गुप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये खुला मतदान रखा गया है। तो ये पॉइंट नोट करके रखना कि राज्यसभा के मेंबर्स का निर्वाचन जो होता है वो खुले रूप से खुला मतदान होता है। इन्हीं वहां पर पता चलता है किसने किसको वोट दिया। कार्यकाल की बात करें तो सदन तो स्थायी है। सदन क्या है? स्थायी है। सदन कभी खत्म नहीं होती है, चाहे सरकार जाए चाहे सरकार आए। ठीक है, जैसे लोकसभा है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, और लोकसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। ठीक, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल जो है स्थायी है, कभी नहीं खत्म होता है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स जो है, जो निर्वाचित होकर जाते हैं, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो याद रखना है राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अब इसमें इन्होंने ऐसा रोटेशन बना दिया है, जो पहली लोकसभा ने जब बनी थी तो पहली लोकसभा गठित हुई 1952 में। उसके बाद में जो है राज्यसभा का गठन हुआ। तो उस समय राज्यसभा नहीं कहा जाता था, उस समय कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। उस समय क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक, बाद में इसका नाम जो है राज्यसभा भी कर दिया गया। तो उस समय जब काउंसिल ऑफ स्टेट्स का गठन किया गया तो वहां पर जो है ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि प्रत्येक 2 वर्ष पे जो मेंबर्स हैं, 245 मेंबर्स हैं, इनमें से 1/3 मेंबर्स क्या होंगे? रिटायर होंगे। 1/3 मेंबर्स क्या होंगे? रिटायर होंगे। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। उनके रिटायरमेंट की प्रक्रिया क्या है? तो वो रिटायर होते हैं 6 वर्ष में। ऐसे रोटेशन बना दिया गया है कि हर जो है 2 साल पीछे जो है 1/3 सदस्य रिटायर होते चले जाते हैं। 1/3 मतलब 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी रोटेशन चलती रहती है और इनका निर्वाचन होता रहता है। जैसे 1/3 सदस्य रिटायर हुए तो उनको भरने के लिए फिर से क्या किया जाता है? राज्यों में निर्वाचन किया जाता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है निरंतर, क्योंकि ये मतलब आम चुनाव नहीं है, इसको आम चुनाव भी नहीं कहते हैं। लोकसभा का चुनाव क्या कहलाता है? आम चुनाव। विधानसभा का चुनाव क्या कहलाता है? आम चुनाव, क्योंकि आम जनता भाग लेती है, पब्लिक भाग लेती है। लेकिन ये चुनाव आम चुनाव नहीं होते, इसलिए आम जनता को पता भी नहीं चलता है। निर्वाचन हो जाता है, आम जनता को पता भी नहीं चलता है। तो प्रत्येक 2 वर्ष पे इनका निर्वाचन होता रहता है। ठीक, अगर अखबार वगैरह जो पढ़ते हैं उनको जानकारी रहती है। बाकी अगर आप नहीं पढ़ते हो अखबार, आप रुचि नहीं लेते हो राजनीति में, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। आम चुनाव जब होता है तो घर घर डंका बजता है,
खूब लाउड स्पीकर बजते हैं, भोंपू बजते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ आम जनता भाग लेती है तो प्रचार होता है। यहाँ पर प्रचार इस तरीके से नहीं होता है। प्रचार खाली भाई 403 मेंबर्स ही तो वोट करेंगे, तो सिर्फ उन्हीं को तो प्रचार, उन्हीं को देना है वोट, तो वहाँ प्रचार भी ऐसे नहीं किया जाता है कि जो है जाकर प्रचार करना है। तो इस तरीके से जो है ये मतलब जानकारी नहीं हो पाती है। तो इसलिए प्रत्येक 2 वर्ष पे जो है मेंबर्स सेवा निवृत्त होते हैं। कितने मेंबर्स? 1/3, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते चलते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे। अगर इस बीच मान लो किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने त्याग पत्र दे दिया, तो सीट खाली हो जाती है। तो सीट को भरने के लिए उपचुनाव किया जाता है। सीट को भरने के लिए क्या होता है? उपचुनाव होता है। लेकिन उपचुनाव जब होगा, मान लो जैसे ये व्यक्ति जो है अभी चुनाव हुआ था, मतलब उसका कार्य, मान लो ये व्यक्ति है जिसका कार्यकाल अभी 6 वर्ष की जो है मतलब 2 वर्ष पूरा कर चुका है, और कितने वर्ष बचा है? 4 वर्ष बचा है। और वो व्यक्ति जो है बीच में ही मर जाता है, किसी कारणवश एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी सीट खाली हो गई। अब उसको भरने के लिए जहां से उस जिस राज्य से आया था वहीं निर्वाचन होगा, तो उस राज्य में फिर निर्वाचन किया जाएगा, उस सीट को भरा जाएगा। तो अब शेष कार्यकाल उसका कितना बचा है? 4 वर्ष। तो जो भी व्यक्ति निर्वाचित होकर पहुंचेगा उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष का। 6 वर्ष का नहीं होगा, उसका कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष का। तभी तो ये रोटेशन चलेगा। नहीं तो अगर फिर से उसको जो है मान लो जब पहुंचा वहां और फिर से उसको 6 वर्ष दे दिया जाएगा तो रोटेशन खराब हो जाएगा। इसलिए मतलब बेशक वो जो है चाहे मतलब 1 साल ही उसका कार्यकाल बचा हो, तो 1 साल के लिए ही वो सांसद बनेगा। तो इस तरीके से मृत्यु हो या त्याग पत्र। अब त्याग पत्र कौन देगा? मान लो राज्यसभा का मेंबर है और उसको क्या बना दिया गया? किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया गया, तो त्याग पत्र देना पड़ेगा कि नहीं? माने बड़ा पद उसको मिल जाएगा तो त्याग पत्र देगा, तब भी उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी। तो उस सीट को भरने के लिए क्या कराया जाएगा? उपचुनाव कराया जाएगा। और उपचुनाव कराने के बाद में जब वो मेंबर बनेगा, तो मेंबर बनने के बाद में उसका कार्यकाल वहीं से गिना जाएगा जितना खाली होगा। ठीक। तो योग्यता की अगर बात करें तो योग्यता लगभग लोकसभा के मेंबर्स के समान ही है। ठीक है। लोकसभा में भी कहीं किसी भी राज्य का निवासी हो इलेक्शन लड़ सकता है, यहाँ भी किसी भी राज्य का निवासी हो इलेक्शन लड़ सकता है। बस केवल अंतर इतना है कि यहाँ पर उम्र जो है 30 वर्ष रखी गई है न्यूनतम उम्र, और लोकसभा में 25 वर्ष रखी गई है। ठीक है। बाकी सब योग्यता जो है लोकसभा के मेंबर्स के समान है। ठीक। और सभा इसमें उसमें लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, और यहाँ पर जो है यहाँ पर राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के कौन होते हैं? सभापति। शब्दों में अंतर है। ठीक है। सभापति किसको कहा जाता है? राज्यसभा के अध्यक्ष को। राज्यसभा का जो हेड होता है तो उसको क्या कहा जाता है? सभापति। और लोकसभा का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, उसको स्पीकर कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्पीकर, या फिर हिंदी में अध्यक्ष कहते हैं। तो दोनों शब्द आपको याद होने चाहिए, स्पीकर भी और अध्यक्ष भी। और यहाँ पर क्या कहा जाता है? सभापति, या अंग्रेजी में चेयरमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? चेयरमैन साहब। ठीक। चेयर पे बैठे हैं इसलिए चेयरमैन साहब हो गए, तो चेयरमैन कहा जाता है। और एक उपसभापति होता है, वहां उपाध्यक्ष होता है, यहाँ कौन होता है? उपसभापति। अब यहाँ पर जो सभापति होता है ये कोई अलग व्यक्ति नहीं होता है, इसका निर्वाचन नहीं होता है कि सभापति के लिए, राज्यसभा के लिए सभापति का निर्वाचन किया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, राष्ट्रपति मतलब एक ऐसा पद है जो कभी खाली नहीं रहना चाहिए। आकस्मिक रूप से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो तुरंत स्टेपनी लगा के कस दिया जाता है, और वो स्टेपनी कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वो कार्यवाहक तो बाद में आएगा, मतलब वो कार्यवाहक मतलब जब उस पर कार्य करेगा तब कहलाएगा, लेकिन स्टेपनी कसनी है तो किसको उठाकर बैठाएंगे? उपराष्ट्रपति को, जो एक पद निरंतर रहता है। राष्ट्रपति के साथ में उपराष्ट्रपति का पद निरंतर रहता है। तो उपराष्ट्रपति का कोई काम तो होता नहीं। राष्ट्रपति जब अपने कार्य में बैठे हैं तो उपराष्ट्रपति तो खाली बैठे हुए ना, उनका कोई कार्य नहीं है। तो इसलिए इनको लगा दिया गया कहाँ? राज्यसभा का सभापति बना करके इनको कहाँ रख दिया गया है? राज्यसभा का सभापति। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो अब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो ये खाली करते नहीं है कि राज्यसभा के मेंबर्स, जैसा कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन निर्वाचित करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर सभापति का निर्वाचन सिर्फ राज्यसभा के मेंबर्स नहीं करते हैं, यहाँ पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो विधान है लोकसभा के मेंबर्स द्वारा, राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा। ठीक है। तो इनके द्वारा निर्वाचित होता है कौन? उपराष्ट्रपति। वो पूरा मैंने पढ़ा दिया है उपराष्ट्रपति में। तो उपराष्ट्रपति वहां निर्वाचित होकर जाता है, और वही क्या बन जाता है? पदेन सभापति। पदेन मतलब होता है एक्स ऑफिशियो बोलते हैं अंग्रेजी में, और पदेन का मतलब होता है कि अपने आप ही उपराष्ट्रपति बनते ही क्या बन जाएगा? सभापति।
उसके लिए कोई अलग से ये नहीं कहा जाएगा भैया चलो तुम सभापति बनो, तुम सभापति बनो। उसको निर्वाचित नहीं किया जाएगा सभापति के लिए, बल्कि उसका निर्वाचन किस रूप में हुआ है? उपराष्ट्रपति के रूप में हुआ है। तो जैसे ही उपराष्ट्रपति बनेगा वैसे ही वो क्या कहलाएगा? राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। तो पदेन शब्द इसके लिए आता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, तो अब इसका कार्यकाल, चूंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो इसलिए सभापति का भी कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। और उपसभापति भी चुनना है। उपसभापति इसलिए चुनना है कि बाय द वे राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। तो यहाँ पर राज्यसभा में जो चेयरमैन है उसका सीट खाली हो जाएगा सभापति का, तो उसके कार्य को कौन करेगा? उपसभापति करेगा। तो इसलिए एक स्टेपनी रखा जाता है उपसभापति का। तो उपसभापति का निर्वाचन कौन करेगा? राज्यसभा के मेंबर्स करते हैं। उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के मेंबर्स करते हैं। और वही राज्यसभा का मेंबर जो राज्यसभा का मेंबर होगा वही उपसभापति बनेगा, जो राज्यसभा का मेंबर होगा। तो अब उसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। तो उपसभापति का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। तो दोनों में अंतर है। यहाँ से पूछा जाएगा कि सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, और उपसभापति का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष होगा। ठीक, तो ये समझ में आया? तो ये जो है, अब इनके अगर हम जो है इनकी हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो हटाने की प्रक्रिया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, वहां पर अध्यक्ष का देखा था लोकसभा में किस तरीके से 14 दिन पूर्व नोटिस दे करके और उन्हें जो है लोकसभा द्वारा हटाया जाता है। ठीक, और यहाँ पर जो है हटाने की प्रक्रिया क्या है? राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा में जो है प्रस्ताव लाया जाएगा। अब हटाना किसको है? उपराष्ट्रपति को हटाना है। किसको हटाना है? उपराष्ट्रपति को। भाई सभापति और अगर मतलब अध्यक्ष की बात करें खाली लोकसभा के, तो खाली लोकसभा के मेंबर्स उसमें जो है प्रतिभाग करेंगे। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति को हटाना है, और उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने में किसका योगदान था? लोकसभा का भी था और राज्यसभा का भी था। ठीक, लेकिन यहाँ पर वरीयता दी जाती है राज्यसभा को उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। यानी हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा? राज्यसभा में रखा जाएगा, क्योंकि राज्यसभा का वो क्या है? पदेन सभापति है, और हटाया जा रहा है सभापति के रूप में। तो प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा? राज्यसभा में। अब वो प्रस्ताव अगर पारित हो गया राज्यसभा से तो उसकी स्वीकृति जो है लोकसभा से ली जाएगी। ऐसा नहीं कि राज्यसभा ने पारित कर दिया बस उपराष्ट्रपति या वो सभापति हट जाएगा, तो उसको लोकसभा भेजा जाएगा। और लोकसभा के मेंबर्स भी अगर उसको हटाने के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि वहां हटाया किसको जा रहा है? उपराष्ट्रपति को, तो लोकसभा के जो है मेंबर्स भी अगर उस पर सहमत दे देते हैं तो फिर उसे हटाया जा सकता है। और बाकी 14 दिन पूर्व इसे भी सूचना देनी होती है। और अगर ये पद पे मतलब जब इस पर हटाने की प्रक्रिया यानी हटाने का प्रस्ताव लाया जा चुका हो, संकल्प लाया जा चुका हो, तो ये फिर पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। वहां पर जो है मतलब जो कार्यवाही होती है राज्यसभा की, उस पर वो जो है सीट पर नहीं बैठता है। कार्यवाही में भाग मतलब जरूर लेगा, वहां पर बैठेगा जरूर, लेकिन एज ए अध्यक्ष, एज ए सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा, जैसा कि लोकसभा का अध्यक्ष के हटाने की प्रक्रिया के समय हमने देखा था। ऐसे ही उपसभापति को जो है उपसभापति को हटाना है तो सिर्फ राज्यसभा ही हटा सकती है, क्योंकि उपसभा का निर्वाचन किसने किया है? राज्यसभा ने। लोकसभा का कोई योगदान नहीं है, तो लोकसभा यहाँ इसका हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ राज्यसभा के ही मेंबर्स उसको हटा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हटाने की प्रक्रिया होगी। और कार्यों की बात करें तो कार्य समान है, लोकसभा अध्यक्ष के समान ही कार्य है, बस कुछ अंतर है यहाँ पर। भाई मैंने लोकसभा के कार्य पूरी तरीके से बता दिया है कि वो पीठासीन अधिकारी होता है और जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, और जो है लोगों को चर्चा परिचर्चा करने में जो है प्रतिभाग करना, पक्ष विपक्ष को बोलने देने का मौका देना, ये सब कार्य क्या होता है? अध्यक्ष का होता है। तो सभापति का भी यही कार्य होता है। लेकिन कुछ मायनों में इसके कार्य थोड़ा सा शक्तियां कम है इसकी। जैसे मैंने बताया धन विधेयक कौन निश्चित करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष, और इसको ये पावर नहीं दिया गया है, क्योंकि राज्यसभा में धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत ही नहीं, प्रस्ताव में ही नहीं लाया जाएगा। प्रस्ताव में कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में। तो धन विधेयक, ये कौन सा विधेयक धन विधेयक है वो सभापति नहीं बताएगा, राज्यसभा का सभापति नहीं बताएगा। तो एक तो ये शक्ति नहीं है इसके पास में। और दूसरा, जब किसी सामान्य विधेयक पर जब हस्तक्षेप होता है, दोनों सदनों में गतिरोध होता है,
तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेक्शन जो है, ज्वाइंट सेक्शन ऑर्गेनाइज करता है, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त ज्वाइंट सेशन बुलाता है। तो ज्वाइंट सेशन में अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर करता है। अब सभापति, राज्यसभा के सभापति को ये अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये दो अंतर है बेसिक रूप से, बाकी सब शक्तियां इसके पास में लोकसभा के समान ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, राज्यसभा के बारे में। अब हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कानून बनते हैं, दोनों सदनों का और राष्ट्रपति का क्या योगदान होता है, कौन कौन से विधेयक होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अभी चलेगा, इसके बाद में कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं, सदन में रखे जाते हैं, तो वो सारा हम लोग आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। राज्यसभा के लोग जब सभापति को हटा देंगे तो उपराष्ट्रपति की पद से हटना है। हाँ, उपराष्ट्रपति, भाई उपराष्ट्रपति का ही पद तो है उसको, जैसे ही सभापति से हटेगा उपराष्ट्रपति का पद खाली। तभी तो उसके हटाने की प्रक्रिया में लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, क्योंकि यहाँ हटाया किसको जा रहा है? उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा है। ठीक, उपराष्ट्रपति चाहे कह लो उपराष्ट्रपति हट जाए, चाहे सभापति हट जाए, भाई व्यक्ति एक ही है ना, दोनों हट जाएंगे।